So guys, welcome again to our channel Gen Z Medicos, and it's the second episode with Chandra Prakash Gupta. Now we will ask further questions which we didn't able to cover up in previous video. So CP कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने ये नहीं बताया कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। मेरा जब कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, तब से मैं 10 से 11 घंटे की क्लास, उसके बाद घर आके मैं जो पढ़ा है वो आज पूरा पढ़ता था, तो 3-3.5 घंटे में मेरा हो जाता था। तो कितने घंटे की क्लासेस रहती थी आपकी? मिनिमम 10 घंटे तो रहती ही थी। और आके आप 3-4 घंटे पढ़ते थे, रिवाइज करते थे। हाँ, जो पढ़ा है वो आज ढंग से पढ़ता था। 3 घंटे में इजीली रिवीजन हो जाता था। अच्छा, और हर हफ्ते एक छुट्टी रहती थी? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बीच बीच में क्लासेस 15 क्लासेस कंटिन्यूस हुई हैं। छुट्टी डिपेंड ऑन द शेड्यूल के हिसाब से कोचिंग शेड्यूल के हिसाब से चलता था। तो छुट्टी आती थी उस दिन में, अगर कुछ डिफिकल्ट होता था तो टीचर से पूछ के छुट्टी में क्या करना है तो मैं वो कर लेता था, जो मेरा सब्जेक्ट पेंडिंग रह गया है। अच्छा, ये बताएं, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करा जाए। एक बार कोर्स ख़त्म कर लें फिर करा जाए, 7x7 करा जाए, एकदम लास्ट में करा जाए, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करा करें? एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। जैसे आज जो पढ़ाया है उसके पहले आप घर जाके थ्योरी पढ़ो, और उसके बाद मैं क्या करता था, जैसे मेरी सुबह 9 बजे से शाम को 7 या 8 बजे तक क्लास होती थी, तो मैं आज जो 8 बजे घर पे आ गया, 9 बजे पढ़ने बैठ गया, दोबारा 9 से 12, तो आज जो पढ़ाया थ्योरी वाइज रिवाइज कर ली। उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ जाता था मैं 6 बजे, तो 6 बजे उस टॉपिक के मैं क्वेश्चन कर लेता था, जितने हो जाते थे उतने कर लेता था। हाँ, क्वेश्चंस को मैं ढंग से करता था, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, लास्ट लाइन। आजकल क्वेश्चंस में इनिशियल स्टेप, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप और ये सब पूछा जा रहा है, तो इसके हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन चाहे भले आपके इनिशियली 1 घंटे में 20 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो ढंग से करना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत ही करोगे। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ध्यान से करता था। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड टेस्ट आपने कब स्टार्ट करे करना? ग्रैंड टेस्ट मैंने जब थ्योरी कंप्लीट हो गई थी तभी स्टार्ट करे थे, उससे पहले मैंने नहीं दिए थे। बाकी मेरे काफी कलीग्स दे रहे थे ग्रैंड टेस्ट, पर मैंने नहीं दिया था, क्योंकि अब किसी ग्रैंड टेस्ट में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा मार्क्स आ गए तो आप हाइपर मोटिवेट हो जाओगे। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक्स, अब उस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ गए तो आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप सोचोगे कि यार बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए तो मैं क्या ही पढ़ना है करके इसमें। तो इसलिए मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया ही नहीं। जब थ्योरी कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर मैंने ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट किया। 7 दिन में एक ग्रैंड टेस्ट दिया था, और 6 तारीख को एग्जाम थी, 6 जुलाई को। तो मैंने एग्जाम से पहले 2 ग्रैंड टेस्ट दिए थे, एक दिया था 1 जुलाई को और एक दिया था 4 जुलाई को, ताकि वो प्रेशर हैंडल करना और टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि एग्जाम में डिफिकल्टी नहीं है। तो मुझे बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है एग्जाम में। हाँ, तो दोस्तों, सीपी का ये कहना है कि एमसीक्यू आप 7x7 प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड टेस्ट आप अभी मत दें। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने पीडियाट्रिक्स और एनाटॉमी कवर कर रखा है, तो आपको डेफिनेटली ग्रैंड टेस्ट में उसमें ज़्यादा ही नंबर आएंगे। बट अगर आप थोड़े दिनों बाद ग्रैंड टेस्ट में पूरे सब्जेक्ट का अगर एक साथ देंगे, तब आप बता पाएंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं। तो अभी सिर्फ आप थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ग्रैंड टेस्ट आप तब दें जब आप एक बार पूरा कोर्स कर लें। पर सीपी, हमने ऐसा सुना है कि कोर्स कभी ख़त्म नहीं होता है, तो फिर कैसे हम डिसाइड करें कि इस पॉइंट पे हमें ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए? क्योंकि हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि ये 19 सब्जेक्ट हमने सारे कर लिए, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे आप 19 सब्जेक्ट है, जब कोचिंग का शेड्यूल रहता है 4 महीने की क्लासेस का, तो वो आप अगर साथ के साथ पढ़ते चले जाओगे तो उसमें आपको जब दोबारा रिवीजन करने बैठोगे तो आपको वही नोट्स रिवीजन करने हैं। अगर आप सोर्स चेंज करते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो मैंने क्या कहा था, सोर्स चेंज नहीं करा था। तो जैसे मेरी क्लासेस खत्म हो रही थी, क्लासेस खत्म होने के बाद 5 दिन के बाद मेरी अराइज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी। तो उस 5 दिन में मैं प्रियांश सर से पूछा था कि सर मुझे क्या करना चाहिए। सर ने कहा था कि जो तुम्हें सब्जेक्ट आते हैं ना, तो वो तुम्हें करने चाहिए।
इसलिए मैंने उसमें ईएनटी, ऑप्थेल्मो, एनेस्थीसिया और उसके बाद बीएसएफ, उसके बाद रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और एक दो सब्जेक्ट और थे। तो छोटे छोटे मैंने 8 सब्जेक्ट को छुट्टियों में कर लिए थे 5 दिन की में, ताकि मुझे आगे टेस्ट सीरीज में दिक्कत नहीं आई। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी उससे मेरे को बेनिफिट ये मिला कि ग्रैंड टेस्ट का, कि मैं मल्टीपल रिवीजन करता रहा नोट्सों का। तो जैसे मान लो आज आपका एनाटॉमी है, एनाटॉमी का पूरा रिवीजन आपको मान लो इनिशियल फर्स्ट रिवीजन हो गया, सेकंड रिवीजन आपका पूरा एनाटॉमी का 6 घंटे में हुआ, तो थर्ड रिवीजन आपका 4 से 5 घंटे हो जाएगा। मतलब जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपका टाइम कम होता चला जाएगा, और वही आपका रैपिड रिवीजन है, और कोई रैपिड रिवीजन नहीं है इसके अलावा। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अपन लें कि अपने पास फॉर एग्जांपल अपना जून में अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो अभी चल रहा है जुलाई, तो हमें कब तक अपना कोर्स ख़त्म कर लेना चाहिए? एक बार कंप्लीट? एक बार तो कोचिंग के साथ नहीं, एक बार से कुछ नहीं होगा। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोचिंग जैसे फॉर एग्जांपल 2 केस लो, एक तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में तो चलो वो ख़त्म करा देंगे, पर जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो हमें खुद से ख़त्म करना है। तो हम क्या टारगेट लें कि इस महीने तक हमारा कोर्स हो जाना चाहिए? नहीं, उसमें टारगेट कुछ नहीं है। उसमें जो ऑनलाइन का आपका शेड्यूल है वो शेड्यूल के साथ ही चलना है। जो आज पढ़ाया है उसको आज खत्म करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक महीने, सॉरी माफ़ करना चाहूँगा मैं आपको रोकने के लिए, मैं ऑफलाइन का पूछ रहा था कि ऑफलाइन तो हो जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन तो करा देंगे वो, पर हम खुद से जैसे प्रेप लैडर से अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो उसका हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि ये सारी 19 वीडियोस हम इतने महीने में कवर कर लें? कोई ऐसे एक्सपेक्टेड आपके अराउंड टारगेट है कि 3 महीने में हो जाना चाहिए, 4 महीने में हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो फिर इस हिसाब से तो आप किसी कोचिंग से शेड्यूल ले लो, किसी दोस्त से, उसके साथ डे अपने डिवाइड कर लो, वही बेस्ट है। कि खुद से तो फिर आप 1 महीने में दे दोगे मेडिसिन में, तो भी 1 महीने मेडिसिन खत्म होगी नहीं, तो इम्पॉसिबल है। तो उसके हिसाब से आपको डे डिवाइड कर लो कोचिंग से शेड्यूल लेके। ये बहुत सही बात कही हमारे सीपी भाई साहब ने कि जो मेंटरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आपको एक टारगेट सेट करना ज़रूरी है कि आपको इस दिन एनाटॉमी में देने हैं। जैसे कि सीपी का सेरिबेलम जैसे वो अराइज जाता था, तो उसके 1 वीक में जैसे एनाटॉमी ख़त्म हुई, तो आपको ये ऐसा कुछ प्लान स्केड्यूल करना है, प्लान कि आपको 1 वीक में एनाटॉमी करनी ही करनी है। आपको 1 वीक का 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं लेना। अगर आप लोगे तो आप पीछे चलते जाओगे और डीमोटिवेट भी होगे। आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन लेना है और इसी ड्यूरेशन में अपना सब्जेक्ट ख़त्म करना है और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भी जाना है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे और इसके बारे में? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से आपके जब सब्जेक्ट चल रहे थे कोचिंग में, तो एनाटॉमी के बाद जैसे फॉर एग्जांपल बायोकेम आया, फिर उसके बाद साइकेट्री आया, तो आपको नहीं लगता फिर चौथे सब्जेक्ट के बाद हम एनाटॉमी भूलने लग जाते हैं? तो फिर वो कैसे हम करें कवर? हाँ, उसके लिए ये हुआ था कि जब मेरा 1 महीना खत्म हो गया था तो मेडिसिन की क्लास थी। तो मेडिसिन का मैंने सर से पूछा था, सर ने कहा था कि सुबह जैसे 9 बजे क्लास होती है, तो मैं सुबह 6 बजे उठने लग गया था। तो 6 बजे उठ के जितना भी मेरे को टाइम मिलता था, फॉर एग्जाम्पल आपके 1 महीने 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपकी पैथोलॉजी खत्म हो गई, तो सुबह उठ के जितना आपको टाइम मिल रहा है 6 से, जैसे आप कोचिंग में पीजी में रहते हो, तो 6 से मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो उन 2 घंटे में थ्योरी फटाफट रिवाइज कर लो। तो ऐसे मैंने रिवाइज किया था पूरे 5 महीने। इसलिए मेरा सब्जेक्ट मल्टीपल 5 टाइम इसलिए रिवाइज हो गया क्योंकि क्लासेस के बीच में मैं सुबह उठ के रिविजन कर रहा था। वो बहुत मस्त है। अब अपन सोचेंगे कि भाई एक सारे सब्जेक्ट के एक साथ पहले एक सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर एक साथ रिविजन करेंगे, वो नहीं हो। वो मैंने भी सोचा था लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरी काफी सारी छुट्टियां इसी में खराब हो गई, क्योंकि मैं सोचा था कि एक दिन में वो स्टार्टिंग में जोश रहता है 2 महीने का, उसके बाद फिर वो जोश खत्म हो जाता है। तो ये गलती मत करना जो मैंने करी थी। सो अगेन मैं आपको समराइज करूंगा कि पिछली वीडियो में हमने फोकस किया था PYQs पर, कि PYQs इज द की। अगर अपन PYQ छोड़ के जा रहे हैं तो मर्डर जैसा हो जाएगा FMG में। उसी तरीके से रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा आपका जो भी पढ़ा है।
हमने भी सीपी और हमने भी खूब पढ़ाई करी है अपने ग्रेजुएशन के मतलब हमारे कॉलेज डेज में, लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो। यहाँ पे कुछ याद नहीं रहा, फिर से ही स्टार्ट करना पड़ा। उसी तरीके से अगर आप एनाटॉमी करोगे, फिर बायोकेम करोगे, फिर ऐसे ऐसे जम करते जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो लास्ट में फिर से ही अल्टीमेट ज़ीरो हो जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट पकड़ के रखना है। एनाटॉमी करी, बायोकेम करी, फिजियो करी, फिर से एनाटॉमी रिवाइज करो, फिर से बायोकेम करो, फिर से फिजियो करो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ। ठीक है सीपी, आपकी बहुत बातें काम आएंगी हमारे दर्शकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये बात करेंगे कि पी वाई क्यूज़ जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कितने साल के पी वाई क्यू हमें करने चाहिए, और नीट के करने चाहिए, INICT के भी करने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, अभी वीडियो स्टॉप हो गई थी, दोबारा से पूछ ले जो पूछ रहा है। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि पी वाई क्यूज़ जो होते हैं, हमने उसके बारे में काफ़ी फोकस डाला है कि पी वाई क्यू करो करो, कितने साल पुराने करने चाहिए, नीट के करने चाहिए, INICT के करने चाहिए, किस किस के करने चाहिए और कितने साल तक करने चाहिए। अगर आपको पहला अटेम्प्ट है तो आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ के, जैसे मान लो आपका साइकेट्री खत्म हो गया तो साइकेट्री के पीवाईक्यू करने चाहिए 2018 से लेके अब तक के 2023 तक। उससे जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट बंदे को पता चल जाएगा कि यार क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जब अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे चले जाओगे तो आपको सिर्फ हेडेक होने लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है मैं ये सलाह दूंगा कि उसको पहले FMG के पीवाईक्यू करने चाहिए ताकि उसको पता चले क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। मैंने और जिसका रिपीट है, जैसे मेरा इस बार था कि मेरे FMG के पीवाईक्यू पे मेरी कमांड थी, मुझे पता था मेरी कमांड है, तो मैं सीधा नीट PG और एम्स के क्वेश्चन पे चला गया था पीवाईक्यू पे करने। वो मैंने करे। फिर एग्जाम से पहले 10 दिन, एग्जाम से पहले बीच में मैं FMG के पीवाईक्यू करने स्टार्ट कर दिए। तो आपको मैंने कम से कम 3 बार FMG के पीवाईक्यू करे रिवीजन, 2 बार नीट PG के और 2 बार INICT एम्स के। INICT एम्स के 2020 से करे थे मैंने, और नीट PG के भी 2020 से लेके 2023, और INICT के भी 2020 से लेके 2023 तक। और FMG के आपने कौन से ईयर से स्टार्ट किए थे करना? FMG के करे थे मैंने 2017 दिसंबर से लेके 2023 तक। ये अप्रोच कर सकते हैं हम कि कोई भी सब्जेक्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के पहले टॉपिक के पहले पीवाईक्यू कर लें, जैसे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करें। ये अप्रोच सही रहेगी? मैंने ऐसे ही किया था। स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पहले मैंने क्वेश्चन देखे थे। उससे क्या होगा, क्वेश्चन देख लोगे ना, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन को इस टॉपिक में ऐसे पूछा गया था। तो आप उसमें क्या गलती है ना, उसमें आपको पता चलता जाएगा धीरे धीरे। जितने जैसे आप एनाटॉमी देखोगे, बायोकेमिस्ट्री देखोगे, तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी कि हाँ यार क्वेश्चन ये टॉपिक था, ये क्वेश्चन था, और इस टॉपिक में इस तरीके से पूछा गया था। तो उसमें मैंने ऐसे ही किया था। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने, पहले क्वेश्चन, उसके बाद में थ्योरी, ताकि मुझे समझ में आ गया था कि हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछे। क्वेश्चन का देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कैसे पूछा रहा है, क्योंकि आजकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंट पैटर्न में FMG के। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि पीवाईक्यूज़ ठीक है, करने चाहिए हमें, अच्छी बात है, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने चाहिए, पर है ना, जैसे 19 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके पहले हम पहले सारे सब्जेक्ट भी करें, है ना, फिर पीवाईक्यू भी करें, तो लास्ट में ना कोर्स बहुत सारा हो जाता है। तो आपने कोई जैसे सुना है 20th नोटबुक या छोटी कॉपी, ऐसे कोई नोट्स बनाए थे छोटे से कि सारे सब्जेक्ट के एक ही कॉपी में आ गए हो, ऐसा कुछ? मैंने पिछले टाइम में बनाए थे। मैंने जो पीवाईक्यू कर रहा था मैं, तो उसमें क्वेश्चंस के कीवर्ड्स होते हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आते हैं जैसे कीवर्ड्स होते हैं, तो वो कीवर्ड्स मैंने लिख लिए थे, उससे काफी मेरे को हेल्प मिल गई थी। तो जैसे कीवर्ड्स मैंने लिख लिए थे तो उससे काफी मेरे को हेल्प मिल गई थी कि हाँ क्वेश्चन की क्या पीवाईक्यू कर रहे हो तो आप क्वेश्चन के कीवर्ड साथ साथ में लिखते जाना कि ये कीवर्ड्स है। वो आपको धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि आपके कीवर्ड्स कैसे आ रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो जहाँ तक मैंने समझा है सीपी की बातें, और उससे पहले भी बातें करी थी, तो उसने अब की बार तो ऐसी कोई छोटी कॉपी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसने एक ही कॉपी रखी थी एनाटॉमी की, और उसी को ही बार बार पढ़ा था। फिजियोलॉजी का भी एक ही सोच रखा था, बार बार पढ़ा था, उसी में ही वो इम्पोर्टेंट हाईलाइट करता जा रहा था, और लास्ट में बस वो इम्पोर्टेंट पढ़ा था। ऐसे कोई स्पेशल छोटी कॉपी नहीं बनाई, पर प्रीवियस अटेम्प्ट में उसने पीवाईक्यू के छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख रखे थे, तो उसने तब वो कॉपी बनाई थी, और मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में भी उसने वो वाली कॉपी का यूज़ लिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सीपी आपसे ये है कि अब हमने कोर्स भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिए, ग्रैंड टेस्ट भी दे लिए, अब हम आखिरी के 1 महीने में कैसे करें, क्या करें, क्या करना चाहिए हमें? आखिरी के 1 महीना आपके पास टाइम है। सबसे पहले आप अपने नोट्स रिवाइज करो जितनी बार हो सकते हैं। मेरे पास लास्ट के 10 दिन थे, तो 10 दिन में मैंने नोट्स भी रिवाइज करे, मैंने पीवाईक्यू भी करे, मैंने जीटी भी दिए। तो उन 10 दिन में मैंने बहुत कुछ किया था। तो उन 10 दिन में जीटी भी देना है और नोट्स रिवाइज करने हैं 19 सब्जेक्ट के। और नोट्स ऐसे नहीं कि आप एनाटॉमी को एक ही दिन लेके बैठ गए, नहीं। अगर आपने एनाटॉमी पहले 3 बार पढ़ रखी है तो आपको 4 टाइम रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मुझे रिवीजन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैंने पहले 4 बार पढ़ ली थी लास्ट 10 दिन से पहले। तो ये सीपी आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपकी एक जो खास फ्रेंड है पूजा, उन्होंने अभी हमें मैसेज किया है कि आप उनको आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू पूजा हमारा इंटरव्यू देखने के लिए, ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। हाँ सीपी बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो लास्ट 1 महीने में मैंने थोड़ी रिवीजन की थी। और जो मेरा फर्स्ट पार्ट था ना, जैसे फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में एनाटॉमी, बायोकेम, फिजियोलॉजी, पीएसएम और पैथो, माइक्रो, तो इनके मेरे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम आई थी वो फर्स्ट पार्ट में आई थी, क्योंकि पीएसएम आजकल थोड़ी सी स्टैंडर्ड पूछी जा रही है। तो मेरे को इतना था कि अगर फर्स्ट पार्ट अच्छा चला जाएगा तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली अच्छा चला जाएगा। तो मेरे साथ भी इस बार भी यही हुआ था। अब मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि कितने रिवीजन इनफ हैं एग्ज़ाम देने से पहले, और दूसरा में ग्रांड टेस्ट देना कब बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने सुना है ऐसा कि लास्ट में है ना, ग्रांड टेस्ट बिल्कुल मत दो, जो लास्ट के 1-2 दिन बचे ना, कि उसमें कम नंबर आ गए ना तो डिमोटिवेट होना ना पक्का है। तो कब ग्रांड टेस्ट देना बंद कर देना है ना, और कितने रिवीजन कर लें मेन एग्ज़ाम से पहले? मेरे एग्जाम से पहले आपके 5 रिवीजन हो जाने चाहिए, जो मैंने किए थे इस बार। हर सब्जेक्ट के मैंने 19 सब्जेक्ट के रिवीजन किए थे। ऐसे नहीं कि मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा था, मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था। आप अगर क्लास के टाइम पे क्लास के बीच में रिवीजन करते जाओगे तो आपको 5 रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पहले रिवीजन नहीं किए तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी। ग्रांड टेस्ट मैंने तो एग्जाम से एक दिन, मैंने तो जैसे 6 जुलाई को मेरे, तो मैंने 4 जुलाई को भी ग्रांड टेस्ट दिया था और 1 जुलाई को भी ग्रांड टेस्ट दिया था मैंने। तो एग्जाम से पहले मैंने 2 ग्रांड टेस्ट दिए थे। वो मैंने इसलिए दिए थे ताकि मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं था, कि उन दोनों ग्रांड टेस्ट में मेरे नंबर 210 थे, 1 जुलाई को और 4 जुलाई को। दोनों में नंबर मेरे 200 से 200 प्लस थे। बट मुझे क्योंकि उस टाइम पीरियड में एक तो नींद नहीं आनी चाहिए आपको, और ऊपर से आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे। और जो मिस्टेक्स हैं तो आपको मिस्टेक्स याद रहेंगे एग्जाम में, हाँ यार कि ये मिस्टेक मैंने अभी परसों ही करी है तो मुझे दोबारा नहीं करनी है, मुझे नींद आ रही है तो हाँ मैं ग्रैंड टेस्ट परसों ही दिया है, 1 दिन पहले दिया था, हमें नींद आ रही, तो आप एक्टिव हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। जैसे मेरे साथ हुआ था सेकंड सेशन का सेकंड पार्ट, उसमें मैं एग्जॉस्ट हो चुका था क्योंकि सर्जरी मुझसे हिल भी नहीं रही थी। तो मैं फिर मुझे सर की बात याद आ गई कि दो आपके ब्लॉक डिफिकल्ट आएंगे। तो थर्ड ब्लॉक हुआ भी यही कि जो सेकंड पार्ट का सेकंड वो सेकंड था वो डिफिकल्ट था, थर्ड मेरे लिए इजी था बिल्कुल, क्योंकि उसमें से मोस्टली पीवाईक्यू थे तो वो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा नंबर का। आपके नंबर्स का तो आपके ऊपर है कि आप नंबर्स को, ग्रांड टेस्ट को कभी नंबर से, जब मैंने नंबर से जज नहीं किया, मैंने जज किया सिर्फ मेरी मिस्टेक से, कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन जो गलत हुए उनमें से मैंने कितने आते हुए गलत कर दिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है और उसमें भी आप आते हुए गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके कहीं ना कहीं थ्योरी में लैग हो रहा है। तो मैंने उस पर ध्यान दिया था, इसलिए मैंने काफी इम्प्रूवमेंट हो गया था मेरा ग्रैंड टेस्ट में। इनिशियल में दिक्कत आई थी लेकिन धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करता गया। अच्छा, आपने बहुत सही बात बोली सीपी, हम इस बारे में बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें, तो मतलब आपका एज अ समरी आप क्या कहना चाहेंगे कि जीटी हम देते रहें, लास्ट तक दें? हाँ, जीटी देते रहो लास्ट तक, अपनी गलतियां ढूंढते रहो, नंबर मत देखो और एक्साइटेड मत हो लास्ट टाइम पे कि हाँ इतने नंबर आ गया मेरे, अपने पास हो जाऊंगा। गलतियां, उसमें भी गलतियां ढूंढो, कितने क्वेश्चन गलत हुए उसमें आते हुए कितने गलत कर दिए मैंने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो डिमोटिवेट नहीं होते जैसे सीपी, और एक जो जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे लोग हो जो जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप ग्रैंड टेस्ट देना बंद कर दो भाई, 2-3 दिन पहले या 1 वीक पहले आप देना बंद कर दो।
अगर आपको विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप नंबर वगैरह सिर्फ ऐसे ही हैं, आपको अपने मिस्टेक्स पर ध्यान देना है, क्योंकि हाँ लास्ट का अगर आप ग्रांड टेस्ट एकदम लास्ट में दोगे तो आपको रिव्यू भी करना होगा, फिर बहुत सारा प्रेशर रहेगा, तो उस केस में आप ग्रांड टेस्ट देना अवॉइड कर सकते हो। पर इस वीडियो से हमें ये सार है एज अ समरी कि सबसे पहले ग्रांड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्रैंड टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको वो सिखाएगा कि आपको एग्ज़ाम में 5 घंटे बैठना है, आपको बैठना सिखाएगा। हम कभी नहीं बैठते इतना, और शायद प्रेप लेडर के ग्रैंड टेस्ट में ये खासियत है कि वो लगातार 5 घंटे चलता है। आप बीच में पॉज भी कर सकते हो, और मैरो में तो ऐसा होता है कि एक पहले आप दो एक बार, फिर उसके बाद दूसरा थोड़ी देर बाद होता है। लेकिन प्रेप लेडर में अगर आपको खुद से पॉज करना है तो आप करो, वरना आप कंटिन्यू 5 घंटे का दो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी 5 घंटे बैठने की। तो थैंक यू सीपी आप। हाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ग्रैंड टेस्ट जो मैंने दिए थे तो मैंने एग्जाम टाइम के हिसाब से ही दिए थे कि 9 से 11:30 और 2 से 4:30। वो आपको ग्रैंड टेस्ट हमेशा एग्जाम टाइम पे ही देना, ताकि आपको नींद आना, प्रेशर हैंडल करना और एग्जॉस्ट हो जाओगे तो उसमें वो आपको टाइम पीरियड में वो चीजें एग्जाम टाइम पे रिकॉल हो जाएंगी। यही है। और मैं बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं भी जो जिनके 148 149 आए थे, तो उसमें सभी पूछ रहे थे कि रैपिड रिवीजन। कोई रैपिड रिवीजन नहीं होता, कोई शॉर्ट की नहीं होती, आपके नोट्स ही आपके रैपिड रिवीजन है। जैसे पहले आपको मतलब बायोकेमिस्ट्री है तो आपको 6 घंटे लगे, सेकेंड बार आपको 5.5 लगेंगे, आते आते आपको 2 से 3 मैक्सिमम 3 घंटे में रिवीजन कर दोगे पूरी बायोकेमिस्ट्री। यही आपका रैपिड रिवीजन है, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना, वही आपका रैपिड रिवीजन है। दैट्स इट। हाँ गाइज, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डायरेक्टली ही, मैंने भी रैपिड रिवीजन पिछले में इसलिए सपोर्ट किया था, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपका बेस 0 है और रैपिड रिवीजन आप कर लो तो हो जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट ऑलरेडी हैं और फिर आप रैपिड रिवीजन कर रहे हो तो इट्स गुड, बट अगर आप स्टार्टिंग से ही रैपिड रिवीजन को फॉलो कर रहे हो तो रैपिड रिवीजन भी वो एकदम शॉर्ट में होता है, आपको समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से सीपी ने भी इस बारे में काफ़ी बोला है कि रैपिड रिवीजन